हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, किसने जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो सब जो है आज हम देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है इसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से हुआ था, मोनोलॉग। मोनोलॉग जो है दो वर्ड से बनकर बना है, मोनोस प्लस लोगोस। मोनो का मतलब होता है वन और लोगोस का मतलब होता है स्पीच, यानी कि एक स्पीच, एक इंसान के द्वारा बोले जाने वाली स्पीच। हैंस मोनोलॉग इज ए कंपोजिशन इंटेंडेड टू बी स्पोकन बाय वन पर्सन। तो मोनोलॉग क्या है? मोनोलॉग एक ऐसी कंपोजिशन है जो कि एक पर्सन के द्वारा बोली जाती है। इट इज इन फैक्ट इज ए पोइटिक लिरिक प्रेजेंटेड इन एक्शन। वास्तव में ये क्या है? वास्तव में ये एक पोइटिक लिरिक है, यानी कि पोइटिक पोयम है एक तरह से, प्रेजेंटेड इन एक्शन, जो कि एक्शन में प्रेजेंट की जाती है। इसके जो मतलब जो लिखी जाती है ये पोइटिक वर्जन में लिखी जाती है, लेकिन इसमें जो है कोई एक्शन दिखाया जाता है। इट इज़ ए स्पीच इन द पोइटिक मीडियम विद ए डोमिनेट ड्रामेटिक नोट्स। ये एक स्पीच है जिसका माध्यम तो पोइटिक होता है, लेकिन इसमें जो ड्रामेटिक नोट्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, यानी कि इसके जो नोट्स होते हैं वो ड्रामेटिक होते हैं, वो ड्रामे की तरह होते हैं, जैसे ड्रामाज होते हैं। लेकिन ये जो लिखी जाती है ये पोइटिक मीडियम में लिखी जाती है, इसका जो मीडियम होता है वो पोइटिक है। इट इज़ बिगिन आफ्टर द इवेंट्स। जब ये स्टार्ट होती है तो ये उस इवेंट के बाद स्टार्ट होती है, मतलब जिस इवेंट के बारे में वो जो इमेजनरी पर्सन होता है वो बोल रहा होता है, वो इवेंट हो चुका होता है और उस इवेंट को वो बताता है। एंड इट इज़ द थिंकिंग नॉट द डूइंग, यानी कि एक विचार होता है, कोई कार्य नहीं होता। उस वक्त जो ये व्यक्ति बोलता है वो कुछ कर नहीं रहा होता, बल्कि ये उसके अंदर के विचार होते हैं जो वो बोल रहा होता है, ये पहले हो चुका होता है। डेट अफेक्ट्स द लिसनर्स, और ये जो है लिसनर को अफेक्ट करता है। जो स्पीच वो देता है, यानी कि जो भी बातें वो बताता है, वो जो है लिसनर को अफेक्ट करता है, और वो उसकी थिंकिंग है, वो अपने विचार बता रहा है। ये जो इवेंट में हो चुका है, जो मतलब पास्ट में इवेंट हो चुका है, उसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है, वो नरेट करता है उसको, ना कि वो कुछ कार्य करता है। वो सिर्फ खड़ा होकर या बैठकर, मतलब जैसे भी है, वो स्टोरी सुना रहा होता है। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म इज़ रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसकी जो चीफ एक्सपोनेंट है, इसमें जो मतलब कुशल हैं, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं, तो वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग। जब भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम आता है तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम हमें अपने आप ही याद आ जाता है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग ए पोयम इन विच एन इमेजिन्ड स्पीकर एड्रेस्ड ए साइलेंट लिसनर, यूजुअली नॉट द रीडर्स। तो ओवरऑल अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसी पोयम होती है जिसमें एक इमेजिन्ड स्पीकर होता है, एक इमेजिन्ड स्पीकर होता है, और वो एक साइलेंट लिसनर को एड्रेस कर रहा होता है, यूजुअली नॉट द रीडर्स, ना कि रीडर्स को। मतलब दिखाया जाता है कि उसके पास कोई खड़ा है और वो उसको जो है एड्रेस कर रहा है, वो उससे बातें कर रहा है, वो उसको अपनी बात बता रहा है। जैसे अगर आपने माय लास्ट डचेस पढ़ी हो, माय लास्ट डचेस की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, तो उसमें जो है ड्यूक अपनी स्टोरी बताता है। एक मतलब किसी दूसरे जो है कंट्री से एक मैसेंजर आया है, तो वो उसको अपनी वाइफ की बारे में बता रहा है। तो वो जो मैसेंजर है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो बीच में कोई बात नहीं करता, वो सिर्फ सुनता है। अब बात करते हैं इसकी थीम की। ड्रामेटिक मोनोलॉग की थीम क्या होती है? द आर्टिस्ट थ्रोज अवे हिज प्लॉट डायरेक्टली एंड एक्सपोजेस द कन्फ्लिक्ट विद इन। जो आर्टिस्ट होता है वो जो प्लॉट होता है उसको तो एक तरफ डाल देता है, और जो उसके अंदर का जो कन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि उसके अंदर जो एक तरह से संघर्ष चल रहा होता है, तो वो उसको एक्सपोज करता है, यानी कि अपनी इनर जो फीलिंग्स होती है वो उसको बताता है। ही शोज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ए मैन, द स्वीटनेस ऑफ ए लीडर एंड द इंजेन्युअस स्वीटनेस ऑफ ए वुमेन। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की थीम क्या क्या हो सकती है? वो जो है किसी मैन की जो है कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है, या फिर किसी लीडर की जो है चतुराई को दिखाता है, या फिर इंजेन्युअस होते हैं मौलिक स्वीटनेस ऑफ ए वुमेन, किसी वुमेन की जो मौलिक स्वीटनेस होती है, उसकी जो इंजेन्युअस स्वीटनेस होती है उसको दिखाता है। इसकी जो थीम होती है साइकोलॉजिकल, वो साइकोलॉजिकल होती है, एक मनोविज्ञान पर आधारित है, मन की जो फीलिंग्स है उस पर जो है ये बेस्ड होता है। और द प्रिंसिपल एम ऑफ दिस ड्रामेटिक फॉर्म इज़ कैरेक्टर स्टडी और साइको एनालिसिस। और इसका जो प्रिंसिपल एम होता है वो कैरेक्टर स्टडी होता है,
यानी कि जो कैरेक्टर अपने बारे में बता रहा है या किसी और के बारे में जो स्टोरी नरेट कर रहा है, तो हमें उससे उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। और साइक एनालिसिस या फिर साइको एनालिसिस होता है, मतलब उसकी जो आंतरिक जो उसके उथल पुथल जो उसके माइंड में चल रही है, या जो उसकी बातें जो वो बता रहा है, उससे जो हम एनालाइज कर सकते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा। जैसे अगर हम माय लास्ट डचेस पढ़ते हैं, तो उसमें जो ड्यूक था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अहंकारी और साइको टाइप का था। उसने मतलब अपनी वाइफ को सिर्फ इसलिए मार दिया था बिकॉज सी वॉज इनोसेंट। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी और उसको वो पसंद नहीं थी। नेचर, अगर नेचर की बात करें तो द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव होता है अतीत में देखना, रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पीछे देखना, जो घटना बीत चुकी है उसको बारे में ड्रामेटिक मोनोलॉग हमें बताता है। रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट भी संस्मरण होता है, यानी कि पिछली बातों को ही याद करना। एंड एनालिटिकल, और विश्लेषण करना बाय इट्स नेचर, अपने नेचर में। तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है उसका नेचर क्या होता है? उसका नेचर होता है मतलब वो अतीत में देखता है, संस्मरण करता है, जो बातें बीत चुकी है, जो इवेंट हो चुका है उसके बारे में वो बातें करता है और विश्लेषण करता है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द मूड और द इनर सेल्फ ऑफ ए स्पीकर। ये किस चीज़ का एक्सप्रेशन है? ये एक्सप्रेशन है मूड का। उस वक्त स्पीकर का मूड कैसा है और उसका इनर सेल्फ कैसा है। इससे हमें उसके इनर सेल्फ के बारे में पता चलता है, उसके कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलता है, उसके मूड के बारे में हमें पता चलता है। तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो किसी भी स्पीकर के मूड को दिखाता है या फिर उसके इनर सेल्फ को। इट इज़ ए स्पीच एड्रेस टू ए साइलेंट लिसनर। ये एक स्पीच है जिसमें कि साइलेंट लिसनर को एड्रेस किया जाता है। इट इज़ शॉर्ट, ये छोटा होता है। एंड ऑफ लिटिल मोमेंट, या फिर मतलब ये किसी छोटे से मोमेंट के बारे में ही होता है, कोई छोटी सी घटना घटी हो उसके बारे में ये होता है। ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी इसमें स्टोरी बताई जाती है, सिर्फ छोटे से शॉर्ट मोमेंट के बारे में, लिटिल मोमेंट के बारे में होता है ये। इट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द स्टेज विदाउट ए कॉस्ट्यूम और सीनिक बैकग्राउंड। इसको हम स्टेज पे प्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें कॉस्ट्यूम की या बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ड्रामा प्रेजेंट करते हैं तो हमें उसमें बैकग्राउंड बनाना पड़ता है, स्टेज लगानी पड़ती है, कॉस्ट्यूम्स चाहिए होते हैं महंगे महंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे कॉस्ट्यूम हो या कोई हमें बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा, इसके लिए हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये विदाउट कॉस्ट्यूम, विदाउट सीनिक बैकग्राउंड के भी स्टेज पे प्रेजेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे टेनिसन का यूलाइसिस है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने तो बहुत सारे लिखे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, माय लास्ट डचेस, द रिंग एंड द बुक, मैन एंड वुमेन। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन की। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है उसमें स्ट्रॉन्ग पैसन होता है, वो किसी के स्ट्रॉन्ग पैसन को दिखाता है। जैसे अगर टेनिसन की यूलाइसिस हमने पढ़ी हो, यूलाइसिस की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छी पोयम है ये। तो यूलाइसिस के अंदर दिखाया है टेनिसन ने कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग पैसन है, और उसका स्ट्रॉन्ग पैसन किस चीज़ के लिए है? स्ट्रॉन्ग पैसन है उसका ट्रैवलिंग के लिए। वो ट्रैवल करना चाहता है, वो जो है इस वर्ल्ड को देखना चाहता है, जहाँ पर वो नहीं गया वो सारी जगह घूमना चाहता है, नए नए एक्सपीरियंस वो करना चाहता है। ही विशेष टू स्पेंड हिज लाइफ इन एक्शन। वो जो है अपनी लाइफ को एक्शन में बिताना चाहता है, वो खाली नहीं बैठना चाहता अपने राज दरबार में जो है वो एक किंग का रोल प्ले नहीं करना चाहता खाली बैठकर। वो इस वर्ल्ड को घूमना चाहता है, अलग अलग वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है। जैसे वो कहता भी है यूलाइसिस कि आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। कि मैं जो हूँ ट्रैवल से रेस्ट नहीं कर सकता, मैं आराम नहीं कर सकता, मुझे जो है ट्रैवलिंग करनी है, मुझे इधर उधर जाना है और मुझे इस लाइफ को, इस जीवन को अंत तक पीना है। यानी कि इस जीवन के अंत तक, जीवन के आखिरी क्षण तक जो है मुझे एडवेंचर करने हैं, मुझे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ना कुछ मुझे ढूंढना है। इसी तरह जो ब्राउनिंग का ड्यूक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने माय लास्ट डचेस लिखा है, तो इसका जो ड्यूक है वो डिसअपॉइंटेड फॉर हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से डिसअपॉइंटेड है क्योंकि हिज वाइफ डज नॉट गिव हिम इम्पोर्टेंस मोर देन अदर्स। क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो दूसरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे नहीं देती। ही गेट्स हर पोर्ट्रेट पेंटेड ऑन ए वॉल। तो वो क्या करता है, वो उसकी पोर्ट्रेट जो है, उसकी जो मतलब तस्वीर है वो एक वॉल पर पेंट करा लेता है। एंड ऑर्डर्स फॉर हर मर्डर, और फिर उसके मर्डर का ऑर्डर कर देता है, यानी कि उसको वो मार देता है। तो वो जो ड्यूक था उसके अंदर ये फीलिंग थी, उसके अंदर ये पैशन था कि जो उसकी वाइफ है वो केवल उसको ही देखकर मुस्कुराए, उससे ही बातें करे, और वो मतलब अपने आप को लक्की समझे कि उसको जो है ड्यूक जैसा हस्बैंड मिला है। ड्यूक को जो है अपने मतलब वेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्राउड भी था। तो इसीलिए जो है उसके अंदर ये वाला पैशन था कि उसकी जो वाइफ है वो सिर्फ उसको ही देखे, उसको ही मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे।
जबकि उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही इनोसेंट थी और वो सबको देखकर जो है स्माइल कर दिया करती थी। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाया करती थी। लेकिन ड्यूक को ये सब पसंद नहीं था। सेंसस वर्ड पिक्चर्स, सेंसस वर्ड पिक्चर क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो हमारी सेंस को अफेक्ट करे और हमारे सामने वो पिक्चर ला दें, यानी कि जिसके बारे में बातें कर रही हो हम अपने इमेजिनेशन में उसको देखने लगे, हमें ऐसा लगने लगे कि हमारी आंखों के सामने वही तस्वीर, वही चीज़ें चल रही है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ परफेक्ट पोइटिक क्वालिटीज़। ये एक फॉर्म होती है परफेक्ट पोइटिक क्वालिटीज़ की। जब हमने शायद पहले पढ़ा था तो तब भी पोएम पढ़ी थी, तब भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि मतलब कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो हमारी आंखों के सामने जो है घूमने लगता है। सेंसस वर्ड पिक्चर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस पोएम्स। सेंसस जो वर्ड पिक्चर्स है वो इन पोएम का सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है। जैसे यूलाइसिस में जब ये लाइन आती है कि देयर लाइज द पोर्ट, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने पोर्ट है, कि वहाँ पर जो है पोर्ट है। द वेसल पफ्स हर सेल, और जो वेसल है, जो जहाज है, वो अपने सेल को हिला रही हैं। देयर ग्लूम्स द डार्क ब्रॉड सीज, और वहाँ पर जो है क्या है, देयर ग्लूम्स द डार्क ब्रॉड सीज, जो सी है, समुद्र है, जो वो बहुत ही चौड़ा है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन वहाँ पर जो है कुछ लाइटें ग्लूम कर रही हैं। तो मतलब हमारे सामने जो है यही चीज़ें दौड़ने लगती है, यही चीज़ें हम इमेजिन करने लगते हैं। अब एक और जो ब्राउनिंग का बहुत ही अच्छा ये भी जो है बहुत ही अच्छा उनका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, प्रोफेरियास लवर। प्रोफेरिया लवर जो है व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड, तो मतलब जब प्रोफेरिया अपने लवर से मिलने आती है तो वो चीज़ें उसके लवर जो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट, तो उसने मेरे हाथों को अपने कमर पर रखा। एंड मेड हर स्मूथ वाइट सोल्जर बेयर, और उसने जो है अपने कंधे को खाली कर दिया, यानी कि अपने कंधे पर से जो दुपट्टा वगैरह उसने पहना हुआ होगा या कुछ भी, उसने उसको हटा दिया। एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, और उसने अपने पीले बालों को जो है डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि अपने पीले बालों को जो उसके बिखरे हुए थे उनको भी एक तरफ कर दिया। तो यहाँ पर जो है हमें मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को। ये बहुत ही अच्छा मोनोलॉग है प्रोफेरियास लवर। इसमें जो है ये प्रोफेरिया का लवर प्रोफेरिया को मार देता है। सिम्बलिज्म, अगर हम सिम्बलिज्म की बात करें तो ब्राउनिंग का मोनोलॉग जो है वो एक्सपोज करते थे साइकोलॉजी ऑफ लवर्स थ्रू सिम्बल्स। जो लवर्स की साइकोलॉजी होती थी, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो जो है सिंबल से उनको डिस्क्राइब करते थे। जैसे प्रोफेरियास लवर में ही द आउटसाइड स्टॉर्म, बाहर जो है तूफान चला हुआ है, जब वो अपने लवर से मिलने आते हैं तो बाहर जो तूफान होता है उस टाइम, तो वो सिम्बलाइज करते हैं द अनरेस्ट ऑफ प्रोफेरियास माइंड। जो प्रोफेरिया का जो माइंड होता है उसमें जो बेचैनी चल रही होती है, तो वो उसको सिम्बलाइज करते हैं। द वैक्सिंग ऑफ ए लेक वाटर इज सिम्बलिक ऑफ वायलेंट पैसन ऑफ लव, और जो वैक्सिंग है लेक वाटर की, जो यानी कि पानी का उतार चढ़ाव है, वो जो है सिंबल करता है, सिम्बलिक है वो किसका, वायलेंट पैसन ऑफ लव का, लव का जो वायलेंट पैसन है उसको वो सिम्बलाइज करता है। तो ये इसके जो है कुछ मतलब एक वो थे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह जो है कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो एक स्पीच है इन ए पोएटिक मीडियम विद ए डोमिनेंट ड्रामेटिक नोट। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एक ऐसी स्पीच है जिसका माध्यम तो पोएटिक होता है, लेकिन जो ड्रामेटिक नोट है वो डोमिनेट करता है, यानी कि पोएम के माध्यम से हमें कोई ड्रामेटिक जो है चीज़ें दिखाई जाती है, ड्रामेटिक नोट हमें दिखाया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टेनिसन ने लिखे हैं यूलाइसिस और टिथोनस, ये जो दो मोनोलॉग है टेनिसन के हैं। और रॉबर्ट ब्राउनिंग ने तो बहुत ही सारे लिखे हैं, माई लास्ट डचेस, रबी बेन एजरा, द लास्ट राइड टुगेदर, और अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रीफेरियास लवर, मैन एंड वूमेन। इन रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफोक ये टी.एस. इलियट का है, यानी कि मॉडर्न टाइम में भी जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा गया है। अब कुछ मेन देख लेते हैं, जैसे द रिंग एंड द बुक है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो एक सीरीज है इसमें 10 मोनोलॉग्स हैं, ये 10 मोनोलॉग की एक सीरीज है। मैन एंड वुमेन में जो है इज़ ए वॉल्यूम ऑफ सेवरल मोनोलॉग, इसमें बहुत सारे मोनोलॉग हैं। रब्बी बेन एजरा जो है, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है, वो एक रियल ज्यूइश स्कॉलर था। और जो फ्रा लिपोलिपि है, ये जो है फ्रा लिपोलिपि, ये एक रिनाउंड पेंटर था। ये जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है उनके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि जो रब्बी बेन एजरा था वो वाकई में जो है एक रियल जेविस स्कॉलर था और फ्रा लिपोलिपि एक रिनाउंड पेंटर था।